प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ समास करेंगे। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, अर्थात जब कई शब्द हों और एक शब्द बनाना हो वहाँ समास होता है। लेकिन इसमें एक नया शब्द बनता है। इसका दूसरा नाम समस्त पद भी है। समस्त पद यानी कि सारे पद। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। इस कारण से समास में जितने शब्द प्रयोग होंगे वे पद कहलाएंगे। इसमें मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद। अब इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। आप दोहे के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। दो या दो से अधिक मिलें, शब्द नया बन जाए, संक्षेप आकार बने, समास वह कहलाए। उदाहरण के तौर पर जैसे राजा का पुरुष, यहाँ पर तीन शब्द हैं यानी पद हैं, तो बनेगा राजपुरुष, ये संक्षेप हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी आप उदाहरण रख सकते हैं, नील कमल, प्रतिदिन, तो अनेक प्रकार के समास होते हैं। जैसा कि आपको स्पष्ट है कि जो भी नाम होता है उसके अंदर उसकी परिभाषा होती है, ये बात आप ध्यान रखें। अब इसके 6 भेद हैं। वैसे तो 4 शर्तें होती हैं। पहला पद प्रधान हो तो अविभाव, दूसरा पद प्रधान हो तो तत्पुरुष, जब दोनों ही पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होता है, और जब कोई भी पद प्रधान न हो, न पहला न दूसरा, तो वहाँ पर अन्य पद प्रधान हो जाता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास कहते हैं। और लेकिन इसके भेद करते हैं तो इसके 6 भेद हैं। सर्वप्रथम है अविभाव समास। नाम से ही स्पष्ट है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और दूसरा उसका सहायक होता है वह कहलाता है अविभाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा क्या है? अव्यय है। इसी तरह से प्रतिदिन, तो इसका विग्रह करते समय करेंगे यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, ऐसे बनेगा। प्रतिदिन का क्या बनेगा? दिन दिन के प्रति। अब हम दूसरा समास लेते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करते समय कोई न कोई कारक चिन्ह दिखाई देता है, ये इसकी पहचान है। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी सब कारक इसके अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं हम, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब के लिए किसके लिए आता है? संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। खाली हम तत्पुरुष लिखेंगे तो भी चलेगा। इसी तरह से जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। फिर आपका आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा ये बनेगी, वह समास जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो वो कहलाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण रखते हैं, जैसे नील कमल। अब नील इसका गुण है कमल का, नीला जो कमल, इसका विग्रह जो से होगा, तो नील कमल का नीला जो कमल, नीलकंठ नीला जो कंठ। तो इस प्रकार पहले विशेषण उसके बाद विशेष्य आएगा, वो कर्मधारय कहलाएगा। चौथा समास है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूह का बोध कराता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, जैसे दशानन या त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र को लीजिए, तीन नेत्रों का समूह या 3 नेत्रों का समाहार, ये कहेंगे आप। दशानन को आप 10 आनन का समूह, या आनन होता है चेहरा। लेकिन जब हम बहुब्रीहि समास बनाएंगे तो ये जब ये कहें कि 10 आनन वाला, यानी कोई
पुरुष की ओर बोध करे कि अन्य की बोध करे तब वहाँ पर बहुब्रीहि होगा। अन्यथा जब संख्या का बोध कराता है तो पद, पहला पद वो कहलाएगा द्विगु। आपका 5वां समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध अर्थात विवाद। जब दो शक्तियाँ एक जैसी होती हैं यानी कि दोनों पद ही प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब दोनों दो प्रधान होंगे तो आपस में द्वंद्व होगा, समान शक्तियाँ होगी। इस प्रकार से द्वंद्व समास की परिभाषा ये बनेगी, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद समान हो, समान महत्व हो दोनों का, वहाँ पर द्वंद्व समास कहलाता है। ये दोनों प्रकार के होते हैं, विपरीत भाव वाले भी और समान भाव वाले भी। जैसे माता पिता समान भाव वाले हैं और योजक के बीच में होता है, उसको विग्रह करते समय और लगाएंगे, जैसे माता पिता में माता और पिता। इसी प्रकार से विपरीत भाव वाले बनेंगे सुख दुख दिन रात। अब दोनों का भाव अलग अलग है, विपरीत है। दिन सफ़ेद होता है, रात काली होती है, तो दिन रात। इस प्रकार से आप द्वंद्व समास में और लगा करके विग्रह कर सकते हैं। और फिर आता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में वह समास जिसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा नीलकंठ। अब यहाँ नील शब्द का नीलार्थ होता है और कंठ का अर्थ गला, लेकिन इसका अर्थ हुआ शिव जी। कहने का अभिप्राय ये है कि पहला पद प्रधान नहीं हुआ न दूसरा हुआ, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। इसका कारण ये होता है कि वो शब्द किसी चीज़ के लिए रूढ़ हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, तब वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चारपाई हम देहात में खाट के लिए प्रयोग करते हैं, चारपाई हम कुर्सी को नहीं कह सकते। इसी तरह से तिरंगा है, हालांकि ये संख्यावाची है आगे पद, लेकिन तिरंगा एक राष्ट्रीय ध्वज है। इस कारण से ये क्या हुआ, 3 रंगों वाला, यानी जिसके 3 रंगों का समूह हो। लेकिन यहाँ पर 3 रंगों वाला यहाँ पर रूढ़ हो गया है, इस कारण से राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रयोग होगा तिरंगा शब्द, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ये फर्क होता है, संख्यावाची भले हो लेकिन किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो जाए कोई शब्द तो वो बहुब्रीहि समास होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि समास की परिभाषा, उसके 6 भेद हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।